बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो इधर, बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको देखना है। तो पहली बात, बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस जो है, इकोलॉजी को बैलेंस करना होता है। पहली क्वालिटी, बैलेंस द इकोलॉजी, आर यू कैन से बैलेंस द इको सिस्टम। समझ रहे हैं ना? इको सिस्टम बैलेंस होगा, इकोलॉजी बैलेंस होगा अपने आप ही। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इकोलॉजी में। जो हमारे अगल बगल के वातावरण होते हैं, अर्थात इकोलॉजी के इकोसिस्टम में क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहली बात मैंने बताया, जो बायोडाइवर्सिटी है वह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। इकोसिस्टम को बैलेंस करने का मतलब इकोलॉजी को बैलेंस करेगा, हमारे वातावरण को बैलेंस करेगा। लेस वेरिएशन शो करता है, इस ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होगा और हाई प्रोडक्टिविटी होगी। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और वेरिएशन ईयर टू ईयर बहुत कम होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अकॉर्डिंग डेविड टिलमैन एक साइंटिस्ट थे बेचारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि अगर बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है तो कन्फर्म है स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और वेरिएशन कम से कम होगा, लेस वेरिएशन होगा ईयर टू ईयर। डेविड टिलमैन के अनुसार प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम दुइये शब्द बोल रहे हैं खाली, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और लेस ईयर टू ईयर क्या होगा, वेरिएशन कम से होगा, अर्थात स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस दो शब्द में पूरी कहानी खत्म है। अब उसको सोचते रहो तो साल भर सोचते रहो खाली। एग्ज़ाम के समय आए, पढ़ से जाओ, तुरंत मारो, खट से आंसर पार। दूसरे एक साइंटिस्ट थे, पॉल इहलरिच, इकोलॉजिस्ट थे बेचारे, उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, उन्होंने कहा अगर हम इकोसिस्टम को एरोप्लेन मान ले और उसके कलपुर्जे को हम रिवेट मान ले और जो उसमें ट्रैवलिंग करने वाला आदमी है उसको हम पॉपर मान ले, चोर जो पॉपिंग कर रहा है। पॉपिंग मतलब क्या? कलपुर्जे को खोल के निकाल रहा घर ले जाने के लिए। जौने जहाज में बैठा है वही जहाज इधर देखो, सुनो, जिस जहाज में बैठ के जाना चाहता है वो इकोसिस्टम प्लेन है, उसका जो पंखा लगा हुआ, कलपुर्जा लगा, सीट में जो बोल्ट लगा हुआ है, उसमें जो पहिया लगा हुआ है, उस पहिए में जो बोल्ट लगा हुआ है, रिंच पैना लेके पहुँचे कि हम जौन जहाज से दिल्ली उसी जहाज से दिल्ली जाना चाहता है कि भी जहाज दिल्ली जाएंगे। पहुंचा बनारसी हवाई अड्डे पर, बाबतपुर मंगारी में वहाँ पहुंचा, कहा देखो कोई बोलने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो। तो जानते क्या कर, कलपुर्जा निकाला अपना, पहले सीट बेल्ट को खोले और बोल्ट खोले, उसके बाद अंदर रख के रख ले। रखने के बाद धीरे धीरे उतर के जो है इधर देखो वही में बैठा रहा है। और अब उसके बाद जहाज का जहाज चल दिल्ली। तब तक दो मिलाऊ रहा है, इधर देखो, यहाँ तक तो ठीक था, चलो अपने सीट का बोल्ट खोला, समझ रहे हैं ना, गया जो है क्या और सामान वामान जो रखा था इधर उधर, वो उसमें जो लगा हो तो बोल्ट शोल्ट चुरा लिया, चलो ठीक है। उसमें दो तीन मिला आ गए जो महाचोर थे, चट्टे टाइप इसको बोलते हैं, चट्टे टाइप, उन्होंने कुल चढ़ गए पंखा पे, उसके फैन पे, यह देखो उड्डयना, उसके नीचे फैन लगा होता है,
वो फैन में का जो है ब्लड में निकाल लिए खोल खोल के। एक मिला नीचे, इधर देखो, सुनो यार, हाँ पहले बतिया ले तू लोग, पहले दिल्ली यात्रा कर लो। कहाँ यात्रा कराया उन्होंने? अच्छा हेलीकॉप्टर, हम प्लेन की बात करें भैया। हो सुनो, और दूसरा क्या किया, एक ऊपर जाके फैन, ऊपर जाके एक जो है क्या कर रहा है, फैन उखाड़ लिया, नीचे वाला एक पहिया निकाल लिया, नीचे वाला पहिया एक निकाल लिया। अब उसके बाद कहेगा जहाज चल। जैसे शोले में कहा था हेमा मालिनी, चल धन्नो, आज मेरी इज्जत का सवाल है। अब धन्नो चलने लगी तांगा वाला, अब इतना तेज धन्नो चली पहिया टूट रहा था, पहिया टूट गया, धड़ाम धड़ाम गिरी। बोलो, तो वैसे ही क्या मैंने बताया, अब रीवेट पोपर हाइपोथेसिस में पॉल इहलरिच ने ही बताया कि हम किसको, इकोसिस्टम किसको मान लें, जहाज को। और उसमें इधर देखिए, जहाज में लगा हुआ जो कल पुर्जा है वो स्पीसीज है। कल पुर्जा मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, स्पीसीज। और उसमें जो यात्रा करने वाला है वो कौन है, ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन चोर है, चाई है, दुष्ट है। इससे बड़ा दुष्ट, इधर देखो, इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं होता। अब वो क्या किया, इकोसिस्टम नॉर्मली चल रहा है, एक्सप्लेनेशन न दीजिए आप लोग, सुनिए। जहाज नॉर्मली चल रहा था, जहाज कल पुर्जे सही थे, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ आ जाएगी वहाँ कोई भी जहाज, कोई कल पुर्जा सही काम नहीं करेगी इकोसिस्टम के अनुसार। तो जहाज को इकोसिस्टम मान लिए, उसमें लगने वाले जो उसके पार्ट्स थे उसको मान लिया गया स्पीसीज को, और उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले चोरी करने वाले चोर हैं वो हैं ह्यूमन। तीन बातें हुई। अब स्पीसीज को मार 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 बद को ख़त्म कर रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं, स्पीसीज को मार रहे हैं, जनसंख्या ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम के स्पीसीज को मारने का मतलब आप उस जहाज के कलपुर्जे को उखाड़ रहे हो। चलो कलपुर्जा, अगर सीट, इधर देखो, अगर सीट का कलपुर्जा है, जहाँ बैठे हुए हो कोई बात नहीं है, तब भी काम चलेगा। दरवाजे का है तब भी काम चलेगा, चलो भाई दरवाजा है, थोड़ा उसमें निकल गया दरवाजा, तब वो रुझान से बंद है। लेकिन अब आप अगल बगल का बोर्ड लगा हुआ कसने वाला, उसमें दो चाट निकाले तब वो चलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, उड़ने वाले प्लेन का जो क्या है, फैन है, विंग है, विंग का जो, इधर देखिए, विंग का जो पंखा है उसी को निकाल लिया आपने, तब जहाज के चलने की संभावना कम रहेगी। इसको बोलते की स्पीसीज। की स्पीसीज जो ऑपरेट करती इकोसिस्टम को। सबसे बड़ा ऑपरेटर जो इकोसिस्टम का होता है वो कौन होता है जानते हैं, प्रोड्यूसर। बोलिए। और इकोसिस्टम में जो टॉप कार्नियोर्स होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टॉप कार्नियोर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात समझ रहे हैं ना, टॉप कार्नियोर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो सबके लिए प्रोडक्ट करके, प्रोड्यूस करके सबको क्या करता है, नरिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है। और उसी के पास क्षमता होती है रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर करके, किसमें, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सबको एनर्जी प्रोवाइड करना फूड के रूप में। तो अगर प्रोड्यूसर ही गायब होने लगेंगे तो बायोमास का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इकोसिस्टम कम हो जाएगी। समझ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो पॉल इहलरिच के अनुसार अगर
प्लेन इकोसिस्टम है, और जो उसमें लगा हुआ कलपुर्जा है वो स्पीसीज है, उसको नष्ट करने, चोरी करने वाला ह्यूमन बीइंग है। तो आप सपोज कर लीजिए इकोसिस्टम में आदमी भी तो आता है। जिस प्लेन में यात्रा करना चाहता है उसी प्लेन को क्या कर नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या संभावना है कि वो प्लेन उसको गंतव्य तक पहुंचा देगी? संभावना नहीं है। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, उसको समझ लीजिएगा भी। दूसरी बात, अगर नॉर्मल स्पीसीज को आप एक्सटिंक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर कीस्टोन स्पीसीज को नष्ट कर रहे हो, जो मेजर इकोसिस्टम को चलाने वाली हैं, प्रोड्यूसर, टॉप कार्निवोर्स, इन सबको अगर नष्ट कर दे रहे हैं तो कन्फर्म है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी, और इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाद में इकोसिस्टम इकोलॉजी में भूचाल आएगा। भूचाल मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम आएगी जिसमें आदमी को अपना ही सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो सही बात है ये है। तो मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, उसको जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू टिलमैन्स, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, डेविड टिलमैन के अनुसार क्या है? हाई बायोडाइवर्सिटी produces less year-to-year variation. इधर देखो, डेविड टिलमैन के अनुसार पहली बात, हाई बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी हाई होता है वो प्रोड्यूस करता है लेस ईयर टू लेस वेरिएशन। वेरिएशन उसमें बहुत कम होती है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, पहली बात। या आप कह सकते हैं हाई बायोडाइवर्सिटी, सो ऐसे भी कर सकते हैं आप, सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। दूसरी बात क्या है? एंड हाई प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब मोर स्टेबल होगा और हाई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है था ये। एक लाइन के बाद दो शब्दों मैंने बता दिया, पूरी रामायण पढ़ते रहिए आप, उसी में पूरा रामायण पढ़िए। मैंने कहा डेविड टिलमैन, टिलमैन्स तो नहीं है, टिलमैन किस पे देखो क्या दिया हुआ है? हो गया, उनका देख लीजिए, हम पढ़े उड़े हैं नहीं कुछ, मैंने कुछ देखा होगा। अच्छा, मैंने कहा अकॉर्डिंग डेविड टिलमैन हाई बायोडाइवर्सिटी सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, मोर स्टेबिलिटी। इधर देखो, अब उसमें क्या नोच रही हो? मोर स्टेबिलिटी, BILITY, मोर स्टेबिलिटी शो करेगा। और हाई प्रोडक्टिविटी हाई होगी। पूछो कैसे? जैसे सपोज कर लो बहुत बड़ा घास का मैदान है,
उसमें ह्यूमन का हस्तक्षेप नहीं। इधर देखो, यही लड़की पट, घास का मैदान है, ढेर सारे वहाँ ग्रास को चरने वाले एनिमल्स हैं, तो ग्रासेस जितना ज़्यादा चरेंगे तो उतना क्या होगा, जो हर्बीवोर्स से उनकी संख्या बढ़ेगी। उनकी संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा, घास को चरते रहेंगे, चरते सनलाइट मिलती रहेगी और वो और ग्रोथ करता रहेगा। नहीं समझे, घास को चरेंगे ग्रोथ उनकी ज़्यादा होगी, उधर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर जो डिपेंड हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। बोलिए ना, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके ऊपर जो डिपेंड है उनकी संख्या बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं ना, और एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। बोलिए ना, सबको भोजन मिल रहा है, सब अपने में मस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये तो स्टेबिलिटी हो गई। एक प्रकार का भोजन अगर नहीं में दूसरे प्रकार का भोजन अवेलेबल है, तीसरे प्रकार का भोजन अवेलेबल है। बोलिए ना, तो जब स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, जैसे सपोज कर लो ग्रास है, ग्रास को खाने वाली कौन है, ग्रास को खाने वाली जो है, सपोज के बाद डियर्स हैं, डियर को खाने वाले लायन। आप ज़रा ध्यान दो, अगर ग्रासेस एक ही वैरायटी के सारे ग्रास को सभी डियर ने ख़त्म कर दिया, अब बताइए क्या खाएंगी। लेकिन उसके अलावा आप एक प्रकार का घास खाए, दूसरा घास और भी है, तीसरे वैरायटी का भी घास है, तो कई वैरायटी घास को खाएंगी ना वो। तो जब तक उधर उसको खाएंगे तब तक इधर वाला ही तैयार हो जाएगा। देखो इधर, जिसे इधर की एक वैरायटी घास उसको खाई, वो ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ की गई ख़त्म, मतलब कम हो गई, दूसरी तरफ चली गई, जब तक दूसरी तरफ चलेंगी खाएंगी तब तक इधर वाली घास फिर तैयार हो जाएगी। बोलिए ना। तो आप दूसरी बात, डियर भी है, तो क्या डियर घास खा सकती हैं? उसके अलावा और भी तो हर्बीवोर्स हो सकते हैं वहाँ पे। डियर के अलावा जो है वाइल्ड बफेलोज भी हो सकते हैं, वो भी घास चरने के लिए होंगे। तो पता लगा डियर नहीं मिला भोजन शेर को, तो जाकर दूसरा भोजन करेगा, अरे जाएगा मारेगा किसको, भैंसे को मारेगा, उसको खाएगा, वाइल्ड बफेलोज को मार खाएगा। तो तब तक डियर की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ये कब? जब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। हाई प्रोडक्टिव, हाई बायोडाइवर्सिटी, सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, कम से कम वेरिएशन शो करता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करता है, और हाई प्रोडक्टिविटी शो करता है। ये टिलवाइन का एक्सपेरिमेंट है, समझ रहे हैं? आउटफील्ड एक्सपेरिमेंट कैसा है? आउटफील्ड एक्सपेरिमेंट है ये। अब देखिए, दूसरे एक नंबर एक हो गए ये डेविड टिलमैन, दूसरे हैं पॉल इहिल रिच, ये साइंटिस्ट थे बेचारे, इनसे भी मिलिए। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? रिवेट पापर हाइपोथेसिस, रिवेट पापर हाइपोथेसिस, ये रिवेट पापर हाइपोथेसिस। रिवेट पापर हाइपोथेसिस में क्या बताया उन्होंने? एयरप्लेन इकोसिस्टम है। उन्होंने किसको क्या क्या माना है? इकोसिस्टम, प्लेन को इकोसिस्टम मान लिया। अब देखो एक दूसरे को, पहली बात। दूसरा, स्पीसीज को क्या माना है? पापर, सॉरी रिवेट, रिवेट कलपुर्जा, रिवेट पापर, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज।
बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एयरप्लेन को क्या मान लिया? इकोसिस्टम। रिवेट मतलब कलपुर्जा, इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ प्लेन। पोपर मतलब होता है थीव। थीव ऑफ रिवेट, रिवेट को चुराने वाले। रिवेट मतलब क्या? कलपुर्जे को चुराने वाले। इसका मतलब समझ पाए? बोलिए। Every traveler popping the river, popping the rivet, then airplane could not reach up to their target। हो गया। पॉल एलरिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। इकोसिस्टम को उन्होंने क्या माना? एरोप्लेन। रिवेट स्पीसीज। पॉपर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। पॉपिंग करने वाला कौन? चोर कौन? आदमी। समझ रहे हैं ना? तो एवरी ट्रैवलर ह्यूमन को मान लिया है। क्या कर रहा है? पॉपिंग द रिवेट। पॉपिंग मतलब क्या कर रहा है? चुरा रहा है। चुराने का मतलब एक्सटिंक्ट कर रहा है स्पीसीज को। पॉपिंग मतलब क्या होता है? नट बोल्ट को खोल के ले जाना घर अपने। देन एयरप्लेन कुड नॉट रीच अप टू देयर टारगेट प्लेस। क्या आपने टारगेट प्लेस पर वो पहुंचेगा प्लेन? नहीं, संभावना नहीं। चलो यहां पर भी ठीक है, लेकिन फिर वो बता रहा है क्या की स्पीसीज when main part like wing, like key species,
अगर की स्पीसीज डैमेज हो जाए, की स्पीसीज एक्सटेंड कर जाए, तब क्या होगा? इकोसिस्टम इज नॉट ऑपरेटेड। चलुआ नहीं होगा, जाने तो बतिए छोड़ दो, चलुआ नहीं होगा। अब समझ में आई बात? इतनी बातें अगर आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग कंसेप्ट बना रहेगा। ये सब टॉप चैप्टर ऐसे है जो कंसेप्ट अगर नहीं बनाए गड़बड़ा जाएगा। दो बातें टिलमैन के अनुसार, हाई बायोडाइवर्सिटी, सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, मोर स्टेबिलिटी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। बोली बात आपकी बुक में लिखा हुआ है, बोलिए भाई। दूसरी बात फिर बताया, पॉल एहरलिच ने रिवेट पापर हाइपोथेसिस, एयरप्लेन इकोसिस्टम है, रिवेट स्पीसीज है, पॉपर कौन है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन उसमें ट्रैवलर है, जिस जहाज में ट्रैवलिंग करना चाहता है उसी जहाज कलपुर्जे को उखाड़ रहा है, तो क्या वो जहाज गंतव्य तक लेके जाएगी? संभावना नहीं है। चलो अच्छा, मान लो बोल्ट अपने जो है सीट उड का बोल्ट खोल रहा है, कलपुर्जा खोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब विंग का, डोर का, इंजन का सब कलपुर्जा खुलने लगेगा तो कहाँ जा पाएगी जहाज? संभावना ही नहीं है। और अगर की स्पीसीज को ख़त्म कर दिया, जैसे इधर देखिए, की स्पीसीज को अगर ख़त्म कर दिया कर दिया जा रहा है तो इकोसिस्टम क्या होगा? ऑपरेट ही नहीं होगा। की स्पीसीज को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये तो जहाज चल ही नहीं पाएगी, इकोसिस्टम ख़त्म ही हो जाएगा, कहानी इसकी। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है टॉपिक बताओ? लॉस ऑफ बायो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हो रहा है सबसे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 के अनुसार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अबाउट कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट किए हैं? 700 कितने? नहीं 700 have been extinct
विदिन 500 ईयर्स में इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार कितने स्पीसीज? हो गया 500 ईयर्स में दिया हुआ है क्या? 500 साल में दिया है। और देखिए इसमें से कितने स्पीसीज किसके थे? इसमें से इनवर्टिब्रेट कितने हैं? इनवर्टिब्रेट देख लीजिए, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट देख लीजिएगा। इनवर्टिब्रेट कितना है? 359। वर्टिब्रेट कितने हैं? वर्टिब्रेट कितने हैं? चलो, और प्लांट स्पीसीज भी दिया हुआ है। कौन? एंजियोस्पर्म क्या दिया है? कितने हैं? कितने हैं? 87 केवल। ये आंकड़ा है, रटना पड़ता है इसको, रटो। मैंने कहा IUCN के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार क्या होता है? 784 स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट विद इन 500 ईयर्स। 500 ईयर्स में इतने स्पीसीज गायब हो गए बेचारे। गायब नहीं हो गए, खत्म कर दिया गया ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। उसमें से कितने? 784 500 साल में। इसमें से कितने थे? इनवर्टिब्रेट 359, वर्टिब्रेट 338, प्लांट 87। समझे हो? का समझे हो? इसमें से भी क्वागा कहाँ से गायब हुआ था? देखे दिया होगा, अफ्रीका से। अफ्रीका से क्वा अफ्रीका। डोडो मारिटियस, हम मारिटियस पढ़िएगा इसको, MARITUS लिखा हुआ है। मारिसस, MARI मारिसियस, MAURITIUS मारिसियस। इधर देखो, फिर स्टीलर सिकाऊ दिया है कि नहीं दिया है? रसिया से सिकाऊ। इतना जोर मत हो भैया, हो रसिया उड़ जाएगा। थाइलासीन
ऑस्ट्रेलिया से दिया है क्या? नहीं दिया है। 3 स्पीसीज ऑफ किसके? 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर। कैस्पियन बाली जवान, कैस्पियन बाली जवान, ये कहाँ से? डिफरेंट पार्ट। गायब। अम्मा जैसे पढ़ा भाई पढ़ ले, मिनी मिनी ना करो, पढ़ो देखो एक बार, फिर बैठ घर बैठे हो। और एक को स्पीसीज छूटा है, देखो इधर देखो, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। क्वा अफ्रीका, डोमा भूलेगा नहीं, मॉरिशियस, ईस्टीरसिया, ईस्टीरसिया याद कर लीजिएगा, और थाई ऑस्ट्रेलिया, और कैस्पियन बाली जवान डिफरेंट पार्ट से। इसका कोई स्पेसिफिक नेम सुनो, कहाँ याद करे हो? क्वा अफ्रीका, मेन आपको मेन करना है। क्वा अफ्रीका, इसका अंतिम अक्षर यहाँ पे जो दिया हुआ है अफ्रीका से मैच कर रहा है। क्वा अफ्रीका, डोमा, डोमा मतलब डोडो मॉरिशियस से, स्टीलर सिकाओ रसिया से, और थाई ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद करना पड़ता है, बार बार रटोगे कुछ याद हो जाएगा और नहीं भूलेगा। ये एग्ज़ाम का तरीका है, यही मैं 2 महीने में करने वाला, 2-2.5-3 महीने आपको बच्चा बैठाऊँगा, यही सब रटवाऊँगा। ऐसे से रट डालो ताकि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन धड़ाधड़ मारो। क्वेश्चन से आंसर तरफ मत जाओ, आप हमेशा थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ क्वेश्चन करो। जो नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन, फिर एक बार थ्योरी पढ़ो, तो क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल जाएगा और क्वेश्चन कहाँ से आ रही है आपको समझ में आ जाएगा। हमारी बात समझे? तो मेन चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चला जा रहा हूँ। मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू IUCN, अम्मा कहो जान इब्राहिम मर गए? कैस्पियन बाली जवान डिफरेंट पार्ट से गए थे, उनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं उन्होंने दिया है ना, आपको पढ़ना है वो कि कहाँ से दिए गए थे। कैस्पियन कहाँ से चले गए, जवान कहाँ से चले गए, बाली कहाँ से चले गए, डिफरेंट पार्ट चले गए। अब जाके खोजो कहाँ तुम चले गए। क्वागा अफ्रीका, डोडो मॉरिशियस, स्टीलर सिकाऊ रसिया, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, कैस्पियन बाली जवान डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। ऐसे याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, कितने स्पीसीज? 784 गायब 500 साल में। इसमें से इनवर्टिब्रेट 359, 338 और 87 हो गया। कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से कौन गायब हुआ है वो बता दिया गया है। इरेज करेगा अभी, और कोई परेशानी है ना? मिला? क्वा अफ्रीका, डोमा, ईस्टीरसिया, थाई ऑस्ट्रेलिया, क्वा अफ्रीका, डोमा, ईस्टीरसिया, थाई ऑस्ट्रेलिया, कैस्पियन बाली जवान डिफरेंट पार्ट, काबाजा डिफरेंट पार्ट से, काबाजा डिफरेंट पार्ट से। बस याद कर लो, रट मारो कैसे, समझ रहे हैं ना?
फिर एक लाइन देखिए, आप 3 बिलियन ईयर समझ लो लगभग, समझ रहे हैं, वही लेस देन 3 बिलियन ईयर्स में 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है। याद कर ले को, एक याद कर रहे हो, 5 मास एक्सटिंक्शन अकर्स। किताब पढ़िए, मैं छांट छांट के आपको दे रहा हूं, उसके बाद पढ़ते रहे पूरी किताब। 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है, मतलब 5 बार खूब संख्या में लोग विलुप्त हुए हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी विलुप्त हुई है। 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है। नाउअडेज 6वां चल रहा है। नाउअडेज 6th मास एक्सटिंक्शन गोइंग ऑन चल रहा है। 6th मास एक्सटिंक्शन गोइंग ऑन, 4 मास एक्सटिंक्शन, चौथा, अरे सॉरी 6वां चल रहा है। 6th मास एक्सटिंक्शन गोइंग ऑन विच इज, दुर्भाग्य देखिए, 100 से टाइम्स मोर फास्टर देन प्रीवियस मास एक्सटिंक्शन। और 2-3 बातें बताएंगे आपको, दिमाग आपको खुल जाएगा। अभी मेन चीज़ें याद करना चाहिए। हम तो डाटा याद नहीं करते, डाटा आप रटो खुद बैठ के, जैसे डाटा रट सको। वही डाटा जल्दी पूछता भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब चीज़ें कंसेप्ट पूछता है, और कंसेप्ट में पढ़ा देता हूँ आपको। दिमाग अगर है तो खुल जाएगा, नहीं दिमाग है तो गोबर बैठ के, गोबर एक तरह बैठे रहो। इससे गोबर होते हैं गोबरचंद। मैंने कहा लेस देन 3 बिलियन ईयर्स में 5 मास एक्सटिंक्शन, व्यापक एक्सटिंक्शन हुआ। व्यापक मास मतलब व्यापक, बहुत बड़ा बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ 5 बार। 6ठा एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो 100 से लेके 1000 टाइम्स मोर फास्टर है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें। किसकी एक्टिविटी इन्वॉल्व है? ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसा फास्ट क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। लिखा नहीं आपको, लेकिन समझना पड़ेगा। If this extinction going on with this rate, within 100 years, फिर देखो अंतिम लाइन लिखा है विद इन 100 ईयर्स। अगर ये रेट चलता रहा तो 100 साल के अंदर क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ द स्पीसीज बिकम्स एक्सटिंक्ट। हाफ स्पीसीज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नहीं पढ़े क्या उसमें? पढ़ ले के कि मध्यम को वहीं तक जा क्लिक करे जाके, और किताब पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा खूब। क्योंकि डाटा हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, और डाटा बहुत ज़्यादा आपको चक्कर में पढ़ना है, आप कंसेप्ट पे जाना है। लेस देन 3 बिलियन ईयर्स में 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ, 6वां चल रहा है, जो कितने तेजी से हो रहा है?
100 से 1000 गुना प्रीवियस वन के, देन प्रीवियस मास एक्सटिंक्शन। हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। फिर देखो जन्म कम आएगा, किसको दूर दूर नहीं, नीचे और किसको इधर, जब देखो तो पिचर बोलते रहेंगे वहीं, पता नहीं कहाँ। हो गया? लेकिन आज क्या हो रहा है? 100 से 1000 गुना तेज से फैल रहा है, मतलब ये एक्सटिंक्शन हो रहा है। किताब में नहीं मिल रहा तुमको, तब क्या परेशानी है? तब का पे करे वही नहीं, बकरी की तरह। हो गया? ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने कहा अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 100 साल के अंदर लगभग कितने हो जाएंगे? हाफ स्पीसीज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या होने के कगार पहुंच जाएंगे बेचारे। हो जाएंगे, हो जाने के कगार पहुंच जाएंगे। इन्वायरमेंट, इधर देखो तो इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी जो होगी डिस्टर्ब हो जाएगी। और कुछ परेशानी पूछ लीजिए। इसी 100 साल के अंदर बता रहा है वो। इरेज कर दे इसको अब, और कोई लाइन ना समझ पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट है causes of biodiversity loss. Causes of biodiversity loss. The evil quartet, evil quartet स्पेलिंग TATE है, TET है। evil quartet में देखो TATE है, TET। evil quartet देखो, इधर देखो, evil quartet मतलब होता है 4 दुर्गुण हैं। evil मतलब दुर्गुण होता है, क्वार्टेट मतलब 4 कारण हैं। ये दुर्गुण हो गया और ये 4 दुर्गुण है। आयता से दबात है, 4 दुर्गुण है। दुर्गुण मतलब क्या? 4 काजेज है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चौथा है को एक्सटिंक्शन, साथ साथ मरना, साथ साथ जीना। हो गया? ये 4 दुर्गुण हैं, चारों देख लीजिए। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन
को एक्सटिंक्शन हो गया। तो पहला देखना पसंद करेंगे। इसका मतलब अगर हैबिट, अब अभी आपने पढ़ा था अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के अनुसार स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, एरिया बढ़ाएंगे। इधर देखो यार, काम न देख रहे हो, शाहरुख खान तो ये है, उधर देखते रहो। मैं क्या बता रहा था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब आप किसी एरिया को ख़त्म कर देंगे, उसके हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे जहाँ पे वो रह रहा है बेचारा, तो जाहिर बात है जब उसका शेल्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके मरने की संभावना प्रबल हो जाएगी। या उसके जो रहने का प्लेस को खंड खंड कर दीजिए, कई भागों में डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया कम हो जाएगी। एरिया कम हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही लॉस हो जाएगा। जैसे एक सपोज कर लो, जो एरिया है, इतने एरिया में ढेर सारे पॉपुलेशन रह रहे हैं, देखो इतने बड़े एरिया में ढेर सारे पॉपुलेशन रह रहे हैं, मस्तिष्क खा पी रहे हैं। एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसको आपने क्या किया, 4 टुकड़ों में डिवाइड करके चौराहा निकाल दिया। इसमें से एक तो उत्तर दक्षिण जा रहा है रास्ता, एक पूर्व पश्चिम जाने वाला रास्ता, ये चौराहा हो गया, बाकी रास्ता डिवाइड होगा। बताओ कै खंड में टूट गया, कै खंड में टूट गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब बताओ इतने बड़े एरिया में स्पीशीज कितना रह पाएंगे ना, इसमें कम रह पाएंगे, इसमें कम रह पाएंगे, इसमें जा कहीं में कंपनी डाल दिए, रास्ता डिवाइड कर दिए, सड़कें आने जाने, गाड़ी आने जाने लगी, पता लगा उस पर कोई जानवर जा रहा, अटैक हो जा रहा, मर जा रहा है एक्सीडेंट से। ऐसे भी वो ऐसे भी जंगली जानवर सड़क की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपने तो उसका हैबिटेट लॉस क्या कर दिया, लॉस नहीं किया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया आपने, 4 खंडों में विभक्त कर दिया। या ले जा जंगल के बीच में आप बगल बगल में पूरी कंपनी बैठा दिए बड़ी बड़ी, तब वो जंगल बेचारा समाप्त होगा, उसमें जंगली जानवर कहाँ जाएंगे। तो आप इसको समझते रहिएगा, इसको बता दे रहे हैं, सब समझा दे रहे हैं। आप देखिए एक एक बातें मैं बता रहा हूँ, 3-3 लाइन की है, सब बातें समझते रहिएगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन causes habitat loss and fragmentation causes loss of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रीवियसली कितना % कवर किया था, कवर 14% एरिया, बट नाउ it not cover more than 6% एरिया। पहले कितने भाग पर था, 14। देखो हाँ, अब तुम लोग बतिया शुरू करो, 23 शुरुआत से प्रजा भी है 23 से। हाँ, मीचे मीचे करते रहो। में पहले कितना था एरिया में, 14%। आज कितने % एरिया में, 6%। जब तक पढ़बो हजारों हेक्टेयर गायब हो चुके रहेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। जब तक पढ़ रहे हो साल भर में, तब तक हजारों हेक्टेयर गायब। हजारों को तो अंदाज बताया है, कईयों हजार हेक्टेयर खत्म हो जाएंगे। अब अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट,
ऑफ अमेरिका, ऑफ साउथ अमेरिका, called as lung of the planet। मैं लिख चुका हूं एक बार। produces 20% O2 of the world population। वर्ल्ड ऑक्सीजन, पॉपुलेशन नहीं, वर्ल्ड ऑक्सीजन। लंग ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है इसको, पृथ्वी का फेफड़ा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ या अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका को क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं लंग ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पूरे विश्व का। और रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कंटेन, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। डिस्ट्रॉयड, ये भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय destroyed for cultivation of soybean, for fodder of cattle, fodder F-O-D-D-E-R, fodder of cattles, कैटल्स के फोडर के लिए इसको यूज किया जा रहा है। फॉर फोडर ऑफ कैटल्स, कैटल्स के फोडर के लिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी सोयाबीन की खेती के कल्टीवेशन के लिए नष्ट किया जा रहा है, तो पशुओं को चारा के लिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तो विनाशी हो रहा है ना। बोलिए भाई, मैंने कहा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ प्रीवियसली कवर 40% एरिया, बट नाउ इट इज इफ नॉट कवर मोर देन 6% एरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कॉल्ड लंग ऑफ द प्लैनेट, प्रोड्यूसेस 20% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन, कैन कंटेन रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। उसको नष्ट किया जा रहा है। डिस्ट्रॉयड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन कल्टीवेशन के डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फॉर फोडर ऑफ कैटल्स, कैटल्स के चारों के लिए सोयाबीन का चारा खिलाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट मिले। ये पहला हो गया फ्रेगमेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इरेज कर दे रहे हैं। इविल क्वार्टेट की बातें हैं ये सब, चारों दुर्गुण। नेक्स्ट है दूसरा, देखो इधर सुनो जी, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज्यादा दोहन, ज्यादा नष्ट करना। व्हेन नीड कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, नीड कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, जब आवश्यकता किस में कन्वर्ट हो जाती है? लालच में। व्हेन नीड कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, काजेज लॉस ऑफ
बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है। हो गया? तो क्या हो रहा है? स्टीलर सी काउज पैसेंजर pigeon have been lost due to over exploitation। नहीं दिया क्या? स्टीलर सी काउ दिया है? हाँ? पैसेंजर पिजन दिया है? तो पढ़ डाले के ओवर एक्सप्लॉयटेशन कारण गायब हो रहे हैं। large number of ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और किसी का डाटा दिया हुआ है इसमें? डाटा किसी का दिया हुआ है? समझ रहे हैं? तीसरा देखिए, इन एलियन स्पीसीज इन्वेजन, क्या स्पीसीज? एलियन स्पीसीज मतलब बाहर से स्पीसीज को लाके यहाँ पर डालना। दोज स्पीसीज विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है? इंट्रोड्यूस्ड इन नेटिव एरिया फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरे कंट्री से। विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, एनी स्पेसिफिक पर्पज, बिना किसी सही पर्पस, उद्देश्य के। कॉजेज क्या काज कर रहे हैं? कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस स्पीसीज क्या कर रहा है? नष्ट कर दे रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस स्पीसीज को नष्ट कर रहा है। इरेज करें? बोलिए भाई। नीले पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया
क्या काज किया इसने? कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ about 200 species of cichlid fish. नील पर्च क्या थे? इंट्रोड्यूस किया गया था नीले पर्च को। कहाँ छोड़ा गया? नील पर्च क्या थी? बाहर चला के छोड़ा गया था लेक विक्टोरिया में। उसने 2 स्पीसीज सिचिलिड फिश को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और क्लेरियास गारीपाइनस, इंडिया में देखो क्लेरियास गारीपाइनस इंट्रोड्यूस्ड इन, क्लेरियास गारीपाइनस मांगुर की बड़ी वैरायटी होती है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। कहाँ से लाया गया था इसको? अफ्रीका से। अरे क्लेरियास बड़का मांगूर लाया गया, यहाँ डाला गया, बड़का मांगूर खाएंगे 75 किलो का, यहाँ के स्पीसीज को गायब कर दिया। कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस कैटफिश, ऐसे लिखा होगा। फिर इसके अलावा लैंटाना कैरेट ग्रास, जिसको बोलते पार्थेनियम, किसके साथ आया था वो? वीट के साथ आया हुआ था। कैरिड विथ, किसके साथ आ गया था ये? वीट। कॉन्करेट ग्रास, इसको कांग्रेस ग्रास भी करते हैं, अनवांटेड वीड है। और वाटर हियाजिंथ, और इसके अलावा वाटर हियाजिंथ, नीचे लिखें वाटर हियाजिंथ, वाटर हियाजिंथ या टेररा बंगाल, टेररा बंगाल जलकुंभी, टेररा बंगाल या वाटर हियाजिंथ, वाटर हियाजिंथ, टेररा बंगाल या आई कार्निया, इसका जूलॉजिकल नेम है EICCHORNI, आई कार्निया, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्री। याद कर लियो, लैंटाना, कैरेट ग्रास या पार्थेनियम, और इधर कौन? आइकार्निया, EICCHORNIA, आइकार्निया क्रचिपस। इसको कहाँ से बुलाया गया? बाहर से आया, इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हमारे लिए हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, को एक्सटिंक्शन। समझ में आया? एलियन मतलब बाहर से कोई स्पीसीज हमारे इंडिया में या हमारे देश में लाया जाए और वो हमारे लिए नुकसान का कारण बने, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज। मैंने कहा नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में। उसने क्या किया? डिस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ सिचिलिड फिश, सिचिलिड फिश, ये मछली की वैरायटी को नष्ट कर दिया उसने।
क्लेरियास गारीपाइनस हमारे इंडिया में लाया गया था अफ्रीका से। वो हमारे लिए कैटफिश, हमारे यहाँ की जो क्लेरियास हैं, मांगुर हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है, नष्ट कर रहा है। लैंटाना कैरेट ग्रास, लैंटाना और कैरेट ग्रास या पार्थेनियम, या समझ रहे हैं ना, पार्थेनियम, इसको बाहर से लाया गया, गेहूँ के साथ ही आया था। आज मोस्ट अनवांटेड वीड है। इसका जो वो होता है पॉलन, वो अस्थमा काज करता है। पार्थेनियम का जो वो है पॉलन, अस्थमा काज करता, नीट का लाइन है ये, उसका एनसीईआरटी का। आप जाएंगे जब पॉलिनेशन वाले पढ़ेंगे तो इस पॉलन दिया हुआ है कि पार्थेनियम का जो पॉलन होता है वो अस्थमा एलर्जी काज करता है। समझिए हो, याद कर रहे हो, क्या काज करता है? इसका ग्रेन, पॉलन ग्रेन काजेज एलर्जी या अस्थमा। हो गया। वाटर हैज इन टेरर ऑफ बंगाल जलकुंभी, इसको तो हमारे नेहरू चाचा जी मंगवाए थे इसके फूल के लिए। आज गढ़ा पाट के नाम से प्रसिद्ध है, आज पूरी गढ़िया पाट दे रहा है, जहाँ पे चला गया गढ़ा पाट दिया, इसके लिए इसका नाम इसके गढ़ा पाट है। देहाती वाले गढ़ा पाट कहते हैं। वाटर हजिंथ, बंगाल में एक बार ऐसा उत्पन्न हुआ कि मछलियाँ खाना मुश्किल हो गया उन बेचारे का, तब बस इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। लास्ट है को एक्सटिंक्शन। लास्ट है को एक्सटिंक्शन, चौथा सम स्पीसीज आर, इसमें कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं इतना क्लोजली एसोसिएटेड होते एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। सम स्पीसीज आर सो क्लोजली एसोसिएटेड दैट, सो क्लोजली एसोसिएटेड, इस प्रकार से एसोसिएटेड होते हैं दैट one species extinction causes extinction of other species. Example, fig and वैस्प। याद आ रहा क्या? अगर अंजीर खत्म होगी तो उसका पाइनेट करने वाला वैस्प भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये है को एक्सटिंक्शन। ये 4 इविल क्वार्टेट थे, ये 4 आपके इविल क्वार्टेट हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे हम क्या करें, हाउ कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हो गया, हाउ कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कल इसको भी खत्म हो, चैप्टर खत्म कर देंगे। अगला चलेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर बचा उसको मारेंगे, दाएं से पार हो जाएगा।